बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, गाइड, वाइस प्रिंसिपल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। ये बच्चों की बहुत हैवी डिमांड आई है कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस के बारे में कि सर आपने इतनी ट्रेनिंग करवाई हैं, इतनी वीडियोज़ बनाई हैं, इतने ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए हैं, तो कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस के बारे में कुछ मिथ्स जो हैं वो गलत जो है मार्केट में फैल गई हैं। इससे कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस जो है उसका फ़ायदा होने के बारे में बजाय हमारा नुकसान हो रहा है। उनमें उनको उन मिथ्स को जवाब बना के बच्चों ने 3-4 सवाल पूछे हैं, तो मैं उन मिथ्स जो हैं उनको क्लियर करूंगा कि रियलिटी इसके पीछे क्या है। तो इस तरीके से डायरेक्टली जो है बच्चों के सवालों के जवाब जो हैं वो भी उनको तसल्ली से मिल जाएंगे। इससे पहले कि बाकी हम मैं बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि जैसे आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को लाइक किया है, ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे कोलीग ने और अपने बच्चों को रिकमेंड किया है, इनको भी आप लाइक कीजिए और रिकमेंड कीजिए। इनमें बहुत काम की चीज़ें हैं, शायद किसी के काम आ जाएं और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। तो हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ कि मिथ्स जो फैली हुई है मार्केट में उनकी रियलिटी क्या है। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि पहली जो मिथ में मार्केट में चल रही है, आपने किसी डिग्री की सिलेक्शन करनी हो, डिप्लोमे की करनी हो या कैरियर की करनी हो या प्रोफेशन की करनी हो, तो सबसे ज़्यादा वीडियो जितनी मार्केट में हैं वो एक बात करते हैं कि आप उन डिग्रीज़ को लो, उन डिप्लोमाज को लो और उन कैरियर का चॉइस करो जिनका स्कोप मार्केट में ज़्यादा है या जिनका ट्रेंड जो है वो ग्रोथ की तरफ माइल है। इसकी बुनियाद पे वो आपका जो करियर है या आपका जो प्रोफेशन है या आपकी जो डिग्री है या आपका जो डिप्लोमा है उसके फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये मिथ बेटा बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि वो अक्सर उनमें से जो लोग हैं वो स्कोप का मकसद नहीं समझते। इसमें कोई शक नहीं कि जिस करियर का स्कोप ज़्यादा है वही मार्केट में ग्रो करता है। लेकिन स्कोप होता क्या है, स्कोप को समझने के लिए आपको कम से कम 7 पैरामीटर को समझना होगा। और 7 पैरामीटर जब 7 में से 70% आपका क्राइटेरिया जो है क्वालिफाई कर जाए, फिर ये बात काफ़ी हद तक सही है कि आपको उस करियर में आना चाहिए जिसका स्कोप ज़्यादा है या ट्रेंड जिसका ग्रोथ की तरफ जा रहा है। उसके बुनियाद पर जो फ्यूचर प्रोडक्शन होगी वो ठीक होगी। अगर ऐसा नहीं है तो मर्ज के साथ स्कोप को आइडेंटिफाई करना या फ्यूचर के बारे में प्रोडक्शन करना या ट्रेंड की बुनियाद पर यह कह देना कि ये डिग्रियाँ जो हैं इनकी मार्केट वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, ये टॉप 10 जो हैं ये मार्केट की वैल्यू इनमें ग्रो कर रही है, ये ग्रोथ और डिके का फ़ैसला बड़ा मुश्किल होता है। तो आज अब मैं इस वक्त जो है मैं उन 7 पैरामीटर का जिक्र करूंगा जो स्कोप को डिफ़ाइन करते हैं। इसको टेक्निकली हम कहते हैं कैरियर प्रोफाइलिंग। उसमें सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि आप देखें कैरियर डिग्री या डिप्लोमा उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। उसके बाद दूसरा बड़ा पैरामीटर जो आपने देखना है वो देखना है कि उस कैरियर को मुझे अचीव करने के लिए कौन सा पाथ जो है उसको फॉलो करना होगा। और तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि जो कैरियर डिप्लोमा या डिग्री का आप चॉइस करने जा रहे हैं उसमें स्विचिंग ऑप्शन क्या है, यानी आप दाएं बाएं इसमें मूव कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक ही जगह टिकने वाला फील्ड जो है वो स्टैटिक हो जाता है, डायनामिक नहीं होता, और दुनिया डायनामिक फील्ड पे ग्रो कर रही है। चौथी ऑप्शन जो आपने देखनी है वो है जॉब सेक्टर में वो उस डिग्री, उस डिप्लोमा या उस कैरियर की अवेलेबिलिटी कि नौकरियां भी हैं या नहीं, या मार्केट सैचुरेटेड हो गई है। और पांचवी चीज़ जो आपने देखनी है वो है कैरियर, प्रोफेशन, डिग्री या डिप्लोमे का आउटलुक, जिसकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, डिके रेट ज़्यादा है। ग्रोथ रेट हो या डिके रेट हो, जब हम रेट की बात करते हैं तो ये चीज़ें कम या ज़्यादा होती रहती हैं। आपने उस डिग्री, उस डिप्लोमे को या उस कैरियर को देखना है जिसकी इक्विलिब्रियम स्टेज हो, यानी ग्रो भी करे, डिके भी करे, लेकिन स्टेबल रहे, जिसको हम जॉब सिक्योरिटी कहते हैं। और छठी चीज़ जो आपने देखनी है कि किसी भी डिग्री, किसी भी डिप्लोमा, जो कि इससे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्कोप जो है ना किसी डिग्री का होता है, ना किसी डिप्लोमे का, ना किसी करियर का। स्कोप होता है बंदे का अपना, जिसने मार्केट में अपने आप को ग्रो करना होता है। इसकी मैंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी कि शादी पे शादी कार्ड साहब को आते हैं, लेकिन बारात किस तरीके से आपको रिसीव करती है वो आप होते हैं, ना कि शादी कार्ड। तो सातवीं चीज़ जो आपने देखनी होती है कि डिग्री डिप्लोमे के साथ कुछ नहीं होता,
इसके साथ रेलेवेंट स्किल जो हैं, जिसको हम स्किल सेट कहते हैं, क्या वो आपके पास है या नहीं है। अगर हैं तो वो मैच करते हैं या मिस मैच करते हैं। और सातवीं चीज़ आपने देखनी होती है इंटर डिसिप्लिनरी लिंकेजेस, कि ये जो मैं कैरियर या डिप्लोमा या डिग्री हासिल करने जा रहा हूँ, इसका बाकी डिग्रियों से भी कोई ताल्लुक बनता है या नहीं, या ये आइसोलेटेड डिग्री है, आइसोलेटेड डिप्लोमा है, या आइसोलेटेड कैरियर है। क्योंकि ज़िंदगी में आपको कैरियर जो है उसको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो अगर ये 7 पैरामीटर क्वालिफाई होते हैं तो जॉब का प्रोफाइल आपने जो सेट किया है वो ठीक है, और वो जो कैरियर या डिग्री या डिप्लोमा आपने सेलेक्ट किया है उसका स्कोप भी है। उसको इन 7 पैरामीटर की बुनियाद पे आपको उसको इनको बुनियाद बनाकर उस स्कोप को फॉलो करते हुए अपना कैरियर जो है, अपनी डिग्री जो है, अपना डिप्लोमा जो है उसका चॉइस करना चाहिए। इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। दूसरी बड़ी बात जो लोगों ने अक्सर सवाल इसमें किया है वो ये है कि आम लोग मशवरा देते हैं कि आप अपनी कामयाबी के लिए वो लोग जो दुनिया में कामयाब हुए हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ें। मेरा इसमें मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप सक्सेस स्टोरीज ना पढ़ें, लेकिन दूसरी बात जो है, मेरा जो मशवरा है वो ये है कि आप सक्सेस स्टोरी भी पढ़ें, जिससे आपको तरीका में जो पाथ जो है वो मिलेगा कि उन्होंने कौन सा पाथ फॉलो किया है। लेकिन असल चीज़ जो पढ़ने वाली है, जो लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो है फेलियर स्टोरीज़, कि वो जो लोग नाकाम हुए हैं उनकी स्टोरियों को भी आप पढ़ें, क्योंकि इनमें असल लेसन होगा कि वो पाथ वो जो फॉलो कर रहे थे, कहाँ जाके उनको उस पाथ में मसला बना, जिस वजह से नाकाम हुए। आप उस पाथ को जब फॉलो करेंगे तो आप वहाँ जो मसला बनना है उसको आप काउंटर बैलेंस करके आगे चलें, ताकि आपको वो मसला न बने और वो आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा पार्शली उनसे डिफ़र करूँगा जिन लोगों का ये ख्याल है कि कामयाबी के लिए सक्सेस स्टोरी पढ़नी चाहिए। उससे ज़्यादा अहम जो है फेलियर स्टोरी होती है, क्योंकि नाकामी में आपको पता होता है कि आप किस वजह से नाकाम हुए हैं। सक्सेस स्टोरी में अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि मैं किस वजह से कामयाब हुआ हूँ। ठीक है, दूसरी बड़ी बिगुटी है कैरियर काउंसलर गाइडेंस में, जो मेरा ख्याल है आपने जो सवाल किया था उसमें आपकी तसल्ली हो गई होगी। उसके बाद तीसरी बड़ी मिथ या तीसरा बड़ी कन्फ्यूजन जो है, या तीसरा बड़ा सवाल जो स्टूडेंट ने किया है, जो कि अक्सर स्टूडेंट ने किया है, कि सर अक्सर लोग ये हमें बताते हैं, बल्कि मार्केट में जो वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, या प्रेजेंटेशन जो लोगों ने हमें दिए हैं, या डिफरेंट लेवल पे हमने डिप्लोमा ट्रेनिंग वगैरह की हैं, वो कहते हैं कि आपका पैशन जो है वही प्रोफेशन होता है। तो ये बात सही है या गलत? इसमें बेटा, जैसे मैंने पहले सवाल में आपसे बात की थी कि ये लोग पैशन को समझते नहीं हैं। अक्सर जो हैं, पैशन को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई भी चीज़ कायनात में परमानेंट नहीं है। चेंज के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कायनात में कोई चीज़ परमानेंट है तो वो चेंज है। इस तरीके से हमारा पैशन जो है वो भी चेंज होता है। तो पैशन प्रोफेशन कैसे बन सकता है, इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपके सामने दूंगा। हर बच्चा चाहता है कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं। हर बच्चा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं। हर बच्चा या उसके वालिदैन चाहते हैं कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। हर बच्चा या उसके वालिदैन चाहते हैं कि मैं नेवी में ऑफिसर हो जाऊं। हर बच्चा या उसके वालिदैन चाहते हैं मैं एयरफोर्स में अफसर बन जाऊं। हर बच्चा या वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा CSS करे। हर बच्चा या उनके वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा PCS करे, वगैरह वगैरह। तो मेरा सवाल यह है कि वो चाहते क्यों कर पाते हैं ये चीज़ें, बाकी क्यों नहीं करते? अगर पैशन ही प्रोफेशन होता तो पैशन तो उनका था कि वो ये चीज़ें करना चाहते थे, क्यों नहीं कर पाए? ये इस सवाल का बहुत बड़ा जवाब है कि पैशन प्रोफेशन नहीं होता। हाँ, अगर पैशन को प्रोफेशन आपने बनाना है तो पहले आपको पैशन को आइडेंटिफाई करना होगा, जिसको हम उर्दू में जुनून कहते हैं। पैशन को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर 5 फैक्टर फार्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपका पैशन 5 फैक्टर को क्वालिफाई करता है तो फिर यह बात सही है जो मार्केट में मिथ फैली हुई है कि पैशन ही प्रोफेशन होता है। उसमें सबसे अहम और पहला पॉइंट जो है वो है कि पैशन कोई ऐसा मशगला आपका या हॉबी या हैबिट होगी जो आपको ज़माना मकान से आज़ाद कर दे, जिसको हम साइंस के ज़बान में कहते हैं स्पेस और टाइम की परवाह ना रहे आपको। उस काम में आप इतने मगन हो जाएं कि आपको वक़्त और जगह जो है उसके ज़रूरत ना पड़े कि मैंने कहाँ बैठना है, कितना वक़्त देना है। आप उसमें इतने मगन हो जाएं, इसको हम कहते हैं स्पेस एंड टाइम इंडिपेंडेंसी। दूसरा फैक्टर जो हमने देखना होता है कि जब आपका पैशन जो है वो आप फॉलो करते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपका पैशन ये है, उसमें बंदे की सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है। किसी के मशवरे या सहारे की ज़रूरत नहीं होती। बंदे को इंटरनली ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे सुकून महसूस होता है वो काम करके।
अगर आपको किसी काम में ऐसा हो रहा है या किसी आदत से ऐसा हो रहा है या किसी कोई भी ऐसा काम असाइनमेंट जो है आप कर रहे हैं, तो आपको अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रही है तो इसका मतलब है दूसरा फैक्टर क्वालिफाई हो गया। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि पैशन एक कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसी आदत होती है, ऐसा काम होता है, ऐसा मशगला होता है जिसको आपके दुश्मन जो हैं बेशक आपसे दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनके मुंह से भी आपके लिए तारीफ निकल जाती है। इसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट बाय द एनिमीज़, कि दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन आप उस फील्ड में इतने मगन होते हैं कि दुश्मनों को भी आपकी तारीफ करनी पड़ती है। ये उसका थर्ड पैरामीटर है। और चौथा पैरामीटर जो है जिसको हम इसके स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में लेके आते हैं वो ये है कि आप जो है अपने आप अपने आप जो पैशन है उसको उससे इस लिहाज से इतना ज़्यादा उससे प्यार करें कि आपकी सोसाइटी या आपके इर्द गिर्द जो आपका हल्का हवाब है आपको उसी किस्म का नसीब हो जिस किस्म के आप हैं। तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। अगर आपने देखना है कि आप अपना पैशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप अपने दोस्तों की तरफ देखें। एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि बंदा एवरेज होता है अपने दाएं बाएं 5 बंदों का, जिसको हम ओशन स्ट्रेटजी कहते हैं। तो अगर वो पाँचों जो है आपकी नेचर से मिलते जुलते हैं तो आप समझ लें कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपका पैशन है। और पाँचवीं और आखिरी चीज़ जो आपने देखनी होती है कि जब आप कोई चीज़ ऐसी करते हैं जो पैशन के ज़ुमरे में आती है, तो उसमें फिर आप किसी इनामो कराम या किसी रिवार्ड या किसी प्राइज़ इसके मोहताज नहीं होते। जैसा कि हमारे मुल्क में बदनसीबी से रिवार्ड और इनाम किसी और के हिस्से में आते हैं, तो आप खपती तौर पे उस काम के पीछे लग जाते हैं। उस काम से फिर नाकामी जो है कभी भी आपके करीब नहीं आ सकती, कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो ये अगर 5 पैरामीटर जो हैं आपके पैशन, आपकी हॉबी या आपके हैबिट जो है वो क्वालिफाई करती है, तो फिर ये प्रोफेशन है और फिर ये पैशन है। तो ये इस किस्म का पैशन जो है वो प्रोफेशन बन सकता है, बनता है। और उसमें जो तब्दीलियाँ जो मैंने कही हैं वो नहीं आती और आप उसमें कामयाब व कामयान होंगे। अगर आप कैरियर सिलेक्शन में इस किस्म का पैशन जो है उसको आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि पैशन ही प्रोफेशन होता है। उसके बाद तीसरी बड़ी मिथ या तीसरा बड़ी कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट में और वालदान में पाई जाती है वो ये है कि वालदान अक्सर जो हमारे पास आते हैं गाइडेंस काउंसलिंग के लिए, वो ये सवाल करते हैं कि जिस फील्ड में मसलन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी के माँ बाप दोनों जो हैं वो एजुकेशन फील्ड में हैं, तो अक्सर ये उनको कहते सुना गया है कि हमने चूँकि एजुकेशन का मज़ा चख लिया है, लेकिन हम अपनी औलाद में से किसी बच्चे को भी एजुकेशन में नहीं आने देंगे। ये एक बड़ा गलत रवाज पड़ गया है कि वालिदैन कहते हैं कि हम अपने फील्ड में इसको नहीं आने देंगे क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हुआ है हम नहीं चाहते हमारे बच्चों के साथ हो। ये कंसेप्ट, ये मिथ भी टोटली गलत है। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी काम जब तक आप, ये एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि आपकी डिग्रियां, डिप्लोमा जो रिटर्न वर्क होता है ये सिर्फ 10% है। 90% वो आपका तजर्बा होता है जो आप हैंड ऑन प्रैक्टिस या हैंड ऑन एक्सरसाइज या हैंड ऑन प्रैक्टिकल वर्क जो है जिसको हम इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप से कवर करते हैं, उसका सारा लेना पड़ता है 90%। और ये बड़ी ह्यूज अमाउंट है। तो ऐसे वालिदैन जो अपने फील्ड में ग्रो कर चुके हैं, जब उनकी औलाद जो है उनके ज़ेर साया परवरिश पा रही होती है, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं 90% जो हैं वो उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स जो है उस प्रोफेशन के देख चुके होते हैं। तो मेरा जो ख्याल है, मेरी अपनी राय है, लोग इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि वो पेशा जिसमें वालिदैन जो है वो कामयाब हो चुके हैं, इवन का नाकाम भी हो चुके हैं, औलाद में से वो पेशा जो है उसको अख्तियार करने से नहीं रोकना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसकी खूबियाँ खामियाँ जो हैं बच्चे के पास होती हैं। और हमारी नई नस्ल इतनी तेज़ है कि वो अपना सूट एनालिसिस खुद कर सकती है कि खूबियाँ जो हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकती है और जो खामियाँ हैं उनको वीकन कर सकती है। इस तरीके से वो अपनी अपॉर्चुनिटी जो बढ़ा सकती हैं और थ्रेट को कम कर सकती हैं। तो लिहाजा ये तीसरी बड़ा कन्फ्यूजन जो थी जिसको हम मिथ कहते हैं, इससे मैं एग्री नहीं करता। और इससे एग्री इसलिए नहीं करता कि इसमें वो बच्चे के पास जो 90% चीज़ें हैं जो उसने मार्केट से लेनी होती हैं या तजर्बा दुनिया से लेना होता है या ज़माने से लेना होता है, वो उसके घर से मिल जाता है। चौथा बड़ा सवाल जो बहुत अहम लोगों ने किया है मेरे साथ कि सर आपने इतना अरसा जो है कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस की है और खुदा के फजल करम से जिसने भी मुझसे गाइडेंस काउंसलिंग ली है वो अपने फील्ड में कामयाब हैं। मेरे कुछ तलबा तलबात मेरे से बड़ी सीटों पे काम कर रहे हैं और उनके फील्ड में एक नाम है। तो स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर जितनी भी आपने प्रेजेंटेशन दी या ट्रेनिंग करवाई हैं उसमें आप API टेस्ट जो है, जिसको मैंने सेल्फ एवेल्यूशन टेस्ट की बात की है, ये आप कैसे करते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी में तो ये लंबे चौड़ा 200-300 सवाल होता है, उसको हमने अटैम्प्ट करना होता है, उसके बाद ग्रेडिंग होती है। तो बेटा यह है कि मैंने इसके इक्विवेलेंट और अल्टरनेटिव ढूंढे हुए हैं कि
API टेस्ट के 2 इक्विवेलेंट मेरे पास हैं। एटीट्यूड के लिए मैं एक मॉडल जो है उसको इस्तेमाल करता हूँ, जिसको क्लस्टरिंग टेक्निक मेरी प्रेजेंटेशन में कहा गया होगा। उसके लिए एक बड़ा फेमस मॉडल है लोइजूना मॉडल। इसमें हम दुनिया में जितने कैरियर पाए जाते हैं उनको तकरीबन हम 32 जो है क्लस्टर में शामिल करते हैं। उसको भी मैं 6 में ले जाता हूँ, जिसको मैं स्टीम स्ट्रेटजी कहता हूँ। तो उस तरीके से आपका जो है एटीट्यूड के मुताबिक जो है क्लस्टर आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। ये अगर आप करना चाहें तो इसकी ट्रेनिंग और डिप्लोमा आपको करवाया जा सकता है। आप रजिस्टर्ड हो जाएं, इस पर इंशाल्लाह मैं आपको काम करवा दूंगा। दूसरी चीज़ जो है जिसको हम पी कहते हैं वो पर्सनैलिटी है। उसके लिए मैं हॉलैंड का जो है राइजिक मॉडल, जिसको डिस्क मेथड के जरिए मैं कवर करता हूँ, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तीसरी चीज़ जो आपका इंटरेस्ट है उसमें एक मॉडल है नोमन अमंडसन और ग्रे पुचनल जो है, इसको गिव्स मॉडल मैं कहता हूँ। तो तीनों को मिला के जो है वेन डायग्राम के ज़रिए इसमें मैट्रिक्स मेथड लगाता हूँ मैं। इसमें प्रायोरिटी फिक्सेशन हो जाती हैं और प्लान ए प्लान भी आ जाता है, जिसमें आपको गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। और जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं API के इक्विवेलेंट देखता हूँ, जो मेरी स्पेशलिटी है, उसको आमतौर पे जो है ग्राफोलॉजी और सिग्नेचरोलॉजी में कहता हूँ कि बंदा जो है वो यूनिकनेस पर्सनैलिटी है, इसलिए इंसान को मैं USP कहता हूँ, यूनिक सेलिंग पर्सनैलिटी। और इंसान जो है ये 85% जो लेटेस्ट सर्च कह रही है कि वो जेनेटिकली यूनिक होता है। 15% उसमें वेरिएबिलिटी के चांस होते हैं और 15% में भी 7.5 जो है वो आपका प्रोफेशनल जो है उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं और बाकी 7.5 जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से आप इनमें वेरिएशन ला के ये 15% ही है जो आपको जो है कामयाब भी करता है, नाकाम भी करता है, जिसको हम मेक और ब्रेक स्ट्रेटजी कहते हैं या सक्सेसफुल लाइफ और स्ट्रेसफुल लाइफ कहते हैं। तो ये मैं आपके सिग्नेचर जो हैं और आपके जो हैंड राइटिंग है, जिसको मैंने ग्राफोलॉजी ग्राफोथेरेपी और सिग्नेचरोलॉजी सिग्नेचरोथेरेपी का नाम दिया हुआ है, इसका एनालिसिस करता हूँ। इसके एनालिसिस में आपका एप्टीट्यूड भी आ जाता है, एटीट्यूड भी आता है, पर्सनैलिटी भी आ जाती है और इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। तो यहाँ से ये API टेस्ट जो है उसका मेयार मैं फिक्स कर देता हूँ और इसी बुनियाद पे आपको कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी आपकी कन्फ्यूजन थी या मिथ्स थी उनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। और आखिर पे जब मैं कंक्लूड करता हूँ, बच्चों ने सवाल पूछा था कि कैरियर काउंसलर सर पिवटल है या पेरिफेरल है, तो इसमें जितनी मैंने बातें की हैं इससे आपको नज़र आ गया होगा। कैरियर काउंसलिंग जो है ये मुश्किल तरीन काम है। फ्यूचर प्रेडिक्शन करना किसी इंसान के बारे में, अल्लाह ने जो दुनिया में सबसे मुश्किल इंजन बनाया है वो इंसान है, जिसको समझना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए इसको पिवटल जो है वो इंसान जो हम कह सकते हैं। पेरिफेरल इसलिए कहते हैं कि ना ये पिवटल है ना ये पेरिफेरल है, दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि एक मरकज़ भी जो है, मरकज़ आपकी पर्सनैलिटी होती है और इर्द गिर्द आपके जो इन्वायरमेंट है जिसमें आपने रहना है, जिसको मैं मार्केट वैल्यू कहता हूँ, उसके हवाले से आपने अपनी पर्सनैलिटी को चेक करना होता है। तो इसी तरीके से ये पार्शली पिवटल है और पार्शली पेरिफेरल है। मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आप जो है पहले की तरह इस फिल्म को भी लाइक करेंगे, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। और मैं को उम्मीद रखता हूँ कि आपकी अगर और भी क्यूरी हुई या आपने को ट्रेनिंग या डिप्लोमा करना हुआ तो आप मेरे साथ टेलीफोनिकली, ईमेल के थ्रू या फेम्स के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप फेम्स में आएंगे तो मुलाकात भी होगी और ये सारे मशवरे भी आपको दिए जाएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासर। थैंक यू वेरी मच।